हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास। वेलकम टू लक्ष्य प्राप्ति एकेडमी। हमारा प्रीवियस क्लास में जितना थ्योरी था उसमें से 7 थ्योरी था। फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस का हम 3 कवर कर लिए थे। आज के क्लास में हम जो रेस्ट जितना थ्योरी था फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का उसको आज कवर कर देंगे। तो चलते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। तो फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का हमारा क्या क्या कवर हुआ था? यूनिटरी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, एनार्की थ्योरी और मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, स्पीयरमैन्स की फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस कवर हो गया था। आज के क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? थॉमसन का सैंपलिंग थ्योरी, वेनन का हायरार्किकल थ्योरी, गुल्फोर्ड का एसआई थ्योरी एंड थर्स्टन का ग्रुप फैक्टर थ्योरी। आज के क्लास में हम ये चारों थ्योरी को कवर कर लेंगे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थ्योरी इज थॉमसन सैंपलिंग थ्योरी। ये थ्योरी का फाउंडर कौन है? ना गॉडफ्रे थॉमसन। ठीक है। He argued that mind is made up of several independent elements or bonds. उनका ये मानना था कि हमारा जो दिमाग है ये बहुत सारे इंडिपेंडेंट बॉन्ड से बना है, यानी स्वतंत्र बॉन्ड से हमारा दिमाग का स्ट्रक्चर बना है। सो इधर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेंटल बॉन्ड्स? ये मेंटल बॉन्ड क्या है? सो व्हाट इज मेंटल बॉन्ड? सो इट इज द माइंड हैज काउंटलेस स्मॉल इंडिपेंडेंट एलिमेंट या बॉन्ड्स and every task require a different sample of these bonds. यानी हमारा जो दिमाग है बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट से जो कि स्वतंत्र होते हैं उनसे बना है, और हर एक काम के लिए, हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमको स्पेसिफिक एलिमेंट्स का जरूरत होता है, जिसको माइंड क्या करता है अपने हिसाब से सैंपलिंग प्रोसेस से उसको सिलेक्ट कर लेता है। सो इधर क्वेश्चन आता है व्हाट इज सैंपलिंग प्रोसेस, हाउ माइंड कैन सिलेक्ट सैंपल बॉन्ड्स। जैसे कि हमारे रिसर्च में क्या होते हैं, हम जब पॉपुलेशन से एक सैंपल ड्रॉ करते हैं, यानी हमारा जितना सारा पॉपुलेशन है हमको कुछ ना कुछ उसमें से हमको सैंपल चाहिए, तो उसमें क्या करते हैं हम इसमें से कुछ यूनिट ले जाते हैं। ठीक उसी तरह हमारे दिमाग में भी एक काम करने के लिए जो एलिमेंट्स उसको चाहिए उसी हिसाब से उसमें से एक सैंपल को सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, ये होता है सैंपलिंग प्रोसेस। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू परफॉर्म अ टास्क the brain randomly samples from the mental bonds. जैसे मैंने बोला, जब भी हम कुछ काम करने के लिए जाते हैं रैंडमली ऑटोमेटिकली ब्रेन क्या करते हैं, जो टास्क के लिए जो बॉन्ड्स चाहिए वो उसमें से अपने आप सिलेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल टू सॉल्व ए मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स, जैसे कि कैलकुलेशन का कुछ प्रॉब्लम दिया गया है, एक बच्चों को ट्रिगोनोमेट्री ले सकते हैं, अलजेब्रा ले सकते हैं, या मेंसुरेशन कुछ भी चैप्टर ले सकते हैं, या ज्योमेट्री। ठीक है, उनमें से उसको एक प्रॉब्लम दिया गया है उसको सॉल्व करने के लिए, तो उसमें ये सॉल्व करेंगे उसको क्या क्या बॉन्ड्स चाहिए, जैसे कि रीजनिंग बॉन्ड्स की जरूरत हो सकता है, ओके, न्यूमेरिकल बॉन्ड्स की जरूरत हो सकता है, और मेमोरी बॉन्ड्स क्यों चाहिए? क्योंकि उसको ये सिलेक्ट करना है कि उसको कैसे काम करना है, मतलब उसको जो फॉर्मूला है उसको याद रखना है। ठीक है, ये जितना सारा मेमोरी रिलेटेड एक्टिविटीज है उसको सिलेक्ट करने के लिए उसको मेमोरी बॉन्ड्स भी चाहिए। सो उसी हिसाब से सो व्हाट हियर माइंड विल सिलेक्ट बाय सैंपलिंग प्रोसेस the which bonds is applied to the particular problem। वो कौन सा बॉन्ड उसको चाहिए उसी हिसाब से माइंड क्या करेगा, वो बॉन्ड को सिलेक्ट कर लेगा। ये होता है थॉमसन का सैंपलिंग थ्योरी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज वेर्नन्स हायरार्किकल थ्योरी, जिसको क्या कहते हैं ना, एक हायरार्किकल मॉडल में, एक पिरामिड स्ट्रक्चर में हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर जो बना है उसको ऊपर ये ध्यान देते हैं। तो उस थ्योरी का कौन फाउंडर है ना, फिलिप ई वेर्नन, जो कि ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। एंड दिस मॉडल इज कंप्रोमाइज बिटवीन स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी, जो कि G प्लस S यानी जनरल फैक्टर प्लस स्पेसिफिक फैक्टर, एंड थॉर्स्टन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जिसको बोलते हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। हमारा इसी क्लास में हम थॉर्स्टन का ग्रुप फैक्टर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम जानेंगे कि जो वेर्नन का हायरार्किकल थ्योरी है ये दोनों थ्योरी से कॉम्बिनेशन से बना है। फर्स्ट वन इज स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी और थॉर्स्टन का ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ये दोनों थ्योरी को लेकर उनका थ्योरी बना है। सो उनका मेन आइडिया था कि इंटेलिजेंस एज ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर, यानी पिरामिड का, जैसे मैं बोल रहा था, एंड एट द टॉप वन विल बी जनरल फैक्टर, मतलब सबसे ऊपर रहेगा क्या, जनरल फैक्टर रहेगा, और इसके बीच में क्या रहेगा, 2 मेजर फैक्टर रहेगा। और जैसे कि जो मेजर फैक्टर जो रहेगा उनमें से एक होता है वर्बल एजुकेशनल फैक्टर, जिसको VED फैक्टर बोलते हैं, जो कि डील करते हैं किसके ऊपर, लैंग्वेज से, नंबर से और वर्बल रीजनिंग से, और उसको भी हम स्कूल टाइप लर्निंग बोल सकते हैं। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में जो जो उसको टैक्स दिया जाता है, उसी हिसाब से एजुकेशन रिलेटेड जितना सारा एक्टिविटी होता है वो VED फैक्टर में आ जाता है।
और एक हुआ स्पेटियल मैकेनिकल, जिसको हम केम फैक्टर बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, वो कौन से डील करते हैं ना, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जैसे कि स्पेटियल मैकेनिकल एंड टेक्निकल एबिलिटीज, और जो मोटर एबिलिटीज हम जनरली हम मान सकते हैं मोटर एबिलिटीज, यानी बच्चों को जो खेल कूद में ओके भाग दौड़ करने में, मैकेनिकल स्किल में, टेक्निकल स्किल्स के लिए वो जितना सारा इंटेलिजेंस कवर करते हैं उसको बोलते हैं केम फैक्टर। समझ में आया? फर्स्ट क्या रहता है, टॉप में रहता है जनरल फैक्टर, बीच में जो टू मेजर फैक्टर रहता है उसमें एक होता है भीड़ फैक्टर, अनदर इज केम फैक्टर। भीड़ फैक्टर में क्या होता है, एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज कवर होता है, और केम फैक्टर में क्या होता है, जितना टेक्निकल और मैकेनिकल पार्ट होता है उसमें कवर हो जाता है। इधर तुमको एक डायग्राम दिया गया है तुमको समझने के लिए। जैसे कि ऊपर क्या है ना, ऊपर होता है उसका क्या ना, ऊपर होता है जी फैक्टर, जिसको हम बोले थे जनरल फैक्टर, ठीक है। और मेजर जो ग्रुप फैक्टर जो रहा है, एक हो रहा भीड़ फैक्टर, अंदर केम फैक्टर, ठीक है। और भीड़ और केम के अंदर छोटा छोटा सा माइनर फैक्टर रहता है, जैसे कि इधर दिखाया गया है। ये इतना सारा जो जितना रहा ना, ये सारा होता है क्या, माइनर फैक्टर। और माइनर के अंदर भी छोटा छोटा सा और स्पेसिफिक फैक्टर आ जाता है। तो ये होता है क्या, एक स्ट्रक्चर, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। नीचे सबसे नीचे यानी बॉटम में क्या रहता है, स्पेसिफिक फैक्टर, उसके ऊपर रहता है माइनर फैक्टर, उसके ऊपर मेजर, और सबसे ऊपर जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर, ठीक है। उसका डिटेल्स में उसको उधर दिया गया है, तुम उसको पढ़ सकते हो। जैसे कि वर्बल भीड़ फैक्टर में वर्बल फ्लुएंसी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेमोरी, ये सब आ जाता है, जिसमें ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं, उसके बारे में हम फिर उसको पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है, तुम उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, ए स्टूडेंट विथ स्ट्रॉन्ग जी विल बी जनरली परफॉर्म वेल इन ऑल सब्जेक्ट्स। ये थ्योरी का मानना है, अगर एक स्टूडेंट्स का जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर थ्योरी में अच्छा पकड़ है, वो क्या करेगा, हर एक सब्जेक्ट में स्कूल में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्टूडेंट में हैव स्ट्रॉन्ग भीड़ फैक्टर बट मे वीक इन केम फैक्टर। ये बोलता है कि एक स्टूडेंट क्या हो सकता है भीड़ फैक्टर में, यानी एक बच्चे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि एजुकेशन में मस्त करते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी में बहुत पुअर करते हैं, ठीक है। सो ये होता है भीड़ एंड केम फैक्टर, उसमें भीतर कोरिलेशन दिखने नहीं मिलता है। जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं वो कभी कभी खेल कूद में भी इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, और जो बच्चे क्या वाइस वर्सा बोल सकते हैं, जो बच्चा क्या खेल कूद में अच्छा कर सकते हैं वो एजुकेशन में पुअर हो सकते हैं, ठीक है। ये थ्योरी इसके बारे में बोलता है। नेक्स्ट है गुल्फर स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी मॉडल। गुल्फर का एसआई थ्योरी मॉडल के बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ये देखिए फाउंडर कौन है ना, जेपी गुल्फर, ठीक है। इससे फाउंडर कौन है, जेपी गुल्फर, एंड ही रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ सिंगल फैक्टर यानी जी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। उन्होंने क्या कहते हैं, जी फैक्टर थ्योरी का इंटेलिजेंस था कि एक ही फैक्टर होता है उसमें सब कुछ आ जाता है, ये थ्योरी को इन्होंने रिजेक्ट कर देते एंड सजेस्टेड दैट इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल। और उन्होंने बोले थे कि जो इंटेलिजेंस होता है ये मल्टी डायमेंशनल, एक फैक्टर से कभी भी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं एक बच्चे के पास कितना इंटेलिजेंस रहेगा या नहीं, ठीक है। एंड बिल्कुल ऑर्गेनाइज दिस एबिलिटीज इन थ्री डायमेंशनल लाइक क्यूब शेप। उन्होंने क्या कहते हैं, जितना सारा इंटेलिजेंस रहा उसको क्यूब शेप में उसको ऑर्गेनाइज कर देते, जिसमें तीन फैक्टर आते हैं, एक होते हैं ऑपरेशन, कंटेंट्स और प्रोडक्ट्स, ओके। और शुरू में ये क्या कहते हैं ना 120 फैक्टर्स को लेकर चले थे, और बाद में उसको रिवाइज किया गया कब, 1988 में उसको रिवाइज करके 150 एलिमेंट्स अभी है, ठीक है। जैसे कि ऑपरेशन में होता है 5 फैक्टर, जैसे कि और कंटेंट्स में होता है 6 फैक्टर और प्रोडक्ट्स में होता है 5 फैक्टर। सो व्हाट इज ऑपरेशंस, ऑपरेशन मींस आर्ट ऑफ थिंकिंग, यानी हम कैसे एक चीजों को लेकर कैसे सोचते हैं, ये होता है ऑपरेशंस। एंड कंटेंट्स यानी हम एक कॉन्सेप्ट को लेकर किसके ऊपर काम करते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, कंटेंट्स, यानी हम जो सोचते हैं, जो वायर फॉर्मेशन करते हैं, ये सारा इसके अंदर आ जाता है। और एक रहा प्रोडक्ट्स, यानी जो आइडिया वी कम अप विथ प्रोसेस सॉरी ऑपरेशन और कंटेंट के बाद जब उसका रिजल्ट निकलेगा उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी जो आइडिया हम लेके आते हैं, ठीक है। एंड जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि ये 150 फैक्टर्स में लेकर बना है, एंड टोटल 150 एलिमेंट से ये बना है। शुरू में था 120, धीरे धीरे से उसको रिवाइज करके अभी है 150। जैसे तुम इधर देख सकते हो, इधर तुमको पिक्चर दिया गया है, कंटेंट में क्या कहता है ना, विजुअल, ठीक है। कंटेंट में क्या है ना, विजुअल और ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सेमांटिक एंड बिहेवियरल।
ये 5 दिया जाता है कंटेंट्स के अंदर। प्रोडक्ट्स में क्या आता है, जैसे कि यूनिट, क्लासेस, रिलेशंस, सिंबल्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन। उसको पढ़ सकते हो, याद भी रख सकते हो। और ऑपरेशन क्या रहता है, इवैल्यूएशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जब हम बोलते हैं कन्वर्जेंट प्रोडक्शन और डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, और मेमोरी एंड कॉग्निशन। तो ये सारा रहा ऑपरेशन से रिलेटेड। ठीक है, सो हम थोड़ा समझेंगे कि कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है। जो हम डाइवर्सिफाइड सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोच लेते हैं एक कॉन्सेप्ट को लेकर जिसमें क्रिएटिविटी आ जाती है। ठीक है, डाइवर्जेंट यानी एक ही सोच के ऊपर काम करेंगे, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग से लेकर आ जाता है कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, डाइवर्जेंट थिंकिंग से आ जाता है डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। ठीक है, सो उसको समझेंगे, ये एक डायग्राम टेबल में दिया गया है, उसको अच्छे समझेंगे कि ऑपरेशन में कॉग्निशन आता है जिसको हम संज्ञान बोलते हैं, मेमोरी आता है जिसको स्मृति बोलते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी औपचारिक चिंतन, कन्वर्जेंट यानी संसार चिंतन, इवैल्यूएशन मूल्यांकन। तुम उसके टेबल को अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, और कंटेंट्स में 5 चीज भी आ जाता है, जैसे कि आकृतिक, जैसे फिगरल बोलते हैं, प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक, सार्थक यानी सेमांटिक, व्यवहारिक यानी बिहेवियरल। और प्रोडक्ट्स में ऐसे यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम्स, परिवर्तन यानी निष्कर्ष, ऐसे 6 फैक्टर आ जाता है प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, और यूनिट्स में एक एक तथ्य को गुरुत्व दिया जाता है, एक एक यूनिट्स को इंपोर्टेंस दिया जाता है। क्लासेस में समूह और श्रेणी को इंपोर्टेंस दिया जाता है, वन क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे उसको इंपोर्टेंस दिया जाता है। और संबंध एंड रिलेशंस में एक बच्चा का कौन से कोरिलेशन रहता है। कोई बच्चे क्या कर सकते हैं, अच्छा स्पोर्ट्स कर सकते हैं, अच्छा रीडिंग नहीं कर सकते हैं, तो बच्चा अच्छा रीडिंग कर पा रहा है लेकिन अच्छा राइटिंग नहीं कर पा रहे, सो उसको वो जो फैक्टर रहा उसको इधर क्या रिलेशन रह रहा है, उसको हम रिलेशन में मापते हैं। और प्रणाली यानी सिस्टम्स, परिवर्तन जैसे ट्रांसफॉर्मेशन और नाम इम्प्लीकेशन, हम कैसे वो थ्योरी को यूज कर रहे हैं, इम्प्लीकेट कर रहे हैं, उसके बारे में ये थ्योरी बताता है। तो ये रहा गुलफर्स का एसआई थ्योरी मॉडल। एंड लास्ट वन इज थर्स्टन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी, यानी थर्स्टन का प्राइम मेंटल एबिलिटी थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, इस थ्योरी का फाउंडर कौन है, इधर लुइस लियोन थर्स्टन, ये इंसान ने इस थ्योरी का डेवलप किया था। एंड ही इज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, उन्होंने क्या था, वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, ये थ्योरी भी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी बोला जाता है। ओके, एंड ही सजेस्ट 7 इंडिपेंडेंट फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर इंटेलिजेंस इंस्टेड ऑफ वन। उनका ये मानना था कि इंटेलिजेंस के लिए सिर्फ एक फैक्टर नहीं चाहिए, इंटेलिजेंस को 7 ओवरऑल फैक्टर ऑपरेट करता है, जो कि थर्स्टन ने अपना ग्रुप फैक्टर में डिस्कशन किया। सो एक एक उसको दिखेंगे। फर्स्ट वन इज वर्बल कंप्रेhension, यानी शब्द को लेकर उनका क्या मानना था, शब्द तो इंटेलिजेंस बोल सकते हैं, उनका डिस्कशन क्या है ना, अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, लैंग्वेज एंड कॉन्सेप्ट। वर्बल कंप्रेhension में क्या रिसर्च किया जाता है, एक बच्चा का एक कंसेप्ट को लेकर, एक पैसेज को लेकर क्या उसका समझ में है। जैसे बच्चों को एग्जाम में भी ऐसे टास्क आता है कि एक टेक्स्ट दिया जाता है, एक पैसेज दिया जाता है, उसको पढ़ेंगे, उसका मतलब समझेंगे और उसके नीचे जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर करेंगे। जो होता है उसका अच्छे से पढ़ पाते हैं, समझ सकते हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, ये होता है वर्बल कंप्रेhension थ्योरी और वर्बल कंप्रेhension इंटेलिजेंस। इस एग्जाम दिया गया है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ पैसेज, इसमें बोला एग्जाम में बच्चों को एक पैसेज दे देते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसी से उसको रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड फ्लुएंसी, हम कितना अच्छे से वर्ड को पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस वर्ड्स रैपिडली, कितना जोर से हम बच्चों को कंपटीशन में बोल देते हैं, 1 मिनट में जो जितना ज्यादा पक्षियों का नाम, पेड़ का नाम बोलेगा वो उसको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो बच्चे क्या रट देते हैं कि ये बार ये, इस बार ये, इस बार ये स्पीड में जो बच्चे बोलने लगते हैं उसको बोलते हैं हम वर्ड फ्लुएंसी। ओके, नेक्स्ट है स्पेटियल एंड विजुअलाइजेशन, यानी दृश्यात्मक। दृश्यात्मक क्या होता है, एबिलिटी टू मेंटली रोटेट और विजुअलाइज ऑब्जेक्ट्स, एक चीजों को, एक वस्तुओं को क्या करना, विजुअलाइज करना, दिमाग में उसको पिक्चर उतारना। जैसे कि हम बच्चों को मैप देते हैं करने के लिए, ठीक है, हम भारत का मैप दे दिए, उसमें से उड़ीसा कहां पर है उसको दिखाओ, राजस्थान कहां पर उसको दिखाओ। ये क्या होता है, हम जो मैप के लिए हम इंटेलिजेंस का यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्पेटियल यानी विजुअलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज न्यूमेरिकल यानी नंबर्स, संख्यागत। संख्यागत क्या होता है, स्पीड एंड एक्यूरेसी न्यूमेरिकल ऑपरेशन। ये किसके लिए चाहिए, अरिथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। उनको मैथ दे देते हैं और मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या चाहिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट है मेमोरी यानी स्मृतिगत। स्मृति किसके लिए चाहिए? आप रिकॉल इंफॉर्मेशन, ये ज्यादा से ज्यादा हिस्ट्री पढ़ने के लिए चाहिए। हिस्ट्री हो या कुछ ईयर्स को याद रखने के लिए, दूसरे रिलेटेड कुछ चीजों को याद रखने के लिए उनको मेमोरी का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, मेमोरी को रिकॉल करने के लिए, याद करने के लिए हम कितना चीजों को हमारे दिमाग में डाल सकते हैं, ये होता है रिकॉल। ओके, जैसे रिमेम्बरिंग ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स और फेसेस, कुछ वर्ड्स को रिमेम्बर करने के लिए पूछते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं उसका रेस्पॉन्स देने के लिए हम क्या करते हैं? मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है परसेप्चुअल। परसेप्चुअल क्या होता है? एबिलिटी टू क्विकली आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज डिफरेंसेस। जैसे बच्चों को एग्जाम में दिया जाता है दोनों चीज के अंदर फिजिकल क्या फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, उसके भीतर क्या डिफरेंसेस है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के भीतर क्या पार्थक्य है, क्या डिफरेंसेस है, उसमें जल्द बताओ। ठीक है, इसको बोलते हैं परसेप्चुअल इंटेलिजेंस एंड स्पॉटिंग एरर्स इन टेक्स्ट कंपेयरिंग सिंबल्स। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ बच्चों क्या करते हैं कि एक सेंटेंस दे देते हैं, उसमें क्या एरर है उसको जल्दी निकालो। उसको समझने के लिए हम लोग इंटेलिजेंस बोलते हैं परसेप्चुअल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रीजनिंग, जो कि डिडक्टिव हो सकता है, इंडक्टिव हो सकता है, यानी तर्क क्लास पे लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब हम लॉजिकल थिंकिंग को गुरुत्व देते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान के ऊपर ज्यादा गुरुत्व देते हैं, उसके हम कौन सी इंटेलिजेंस चाहिए? ना रीजनिंग इंटेलिजेंस। ओके, सॉल्विंग डिटेल्स अप्लाइंग रूल्स टू द न्यू सिचुएशन। जब हम कुछ सीखते हैं वो रूल को कैसे न्यू सिचुएशन में अप्लाई करेंगे, उसके लिए हम क्या चाहिए? रीजनिंग चाहिए। अगर ये होगा तो क्या हो सकता है? ओके, ऑल मैन आर मोर्टल, राम इज ए मैन, सो राम इज मोर्टल, ये जो डेफिनेशन होता है ये लॉजिक के अंदर आता है। ठीक है, तो बच्चे के अंदर ये 7 फैक्टर्स या 7 इंटेलिजेंस होना चाहिए, जो कि फर्स्ट टर्म का माना था। ठीक, तो इसके साथ हमारा जो पूरा चैप्टर 7 थ्योरी कवर हो गया। पिछले क्लास में हम ऑलरेडी 3 थ्योरी डिस्कशन कर चुके थे और आज क्लास में हम 4 थ्योरी कंप्लीट कर दिए, जो कि फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस था, उसका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा तो तुम हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन होगा उसको जरूर दबा देना, ताकि तुम्हारे पास हमारा लेटेस्ट अपडेट पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, अगर तुम्हारा कुछ डाउट्स है तुम हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और जितने भी तुम्हारा क्वेश्चन है हम तुमको उधर भी डाल सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू।